अस्सलाम वालेकुम। आज हमें स्टार्ट करना है जेनेटिक्स के लास्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज़ को। जेनेटिक्स को मैंने मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश की है और कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल पेश आ रही है तो यू कैन आस्क, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर आप जेनेटिक्स की तमाम वीडियोज़ को है वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज़ को हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, इस चैप्टर से पहले सबसे पहले हम बेस बनाते हैं। जब भी कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी बेस बनाते हैं। तो हम इस चैप्टर का ओवरव्यू हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी है कैसी ये सारी। अब हमें इस चैप्टर के अंदर ना डिस्कस करना है कि जो हमने ह्यूमन जीनोम की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को स्टडी किया, प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हमने ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है, मतलब हमने उसको स्टडी करना है, डीएनए को स्टडी करना है, उसकी एनालिसिस करनी है, ताकि हमें ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पता चले जो जीन में म्यूटेशंस की वजह से हो सकती है। फिर आगे उनका ट्रीटमेंट भी हमें प्लान करना है, ठीक है। तो ये इसलिए हम ये सब कुछ करते हैं और इसके लिए हमने बहुत कोशिशें की, मतलब साइंटिस्ट वगैरह ने की। और हमारे पास एक बना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एज़ वी ऑल नो कि ह्यूमन जीनोम जो होता है उसके अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स होती हैं, जो कि तकरीबन मतलब 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। उनके अंदर 20,000 से 25,000 जो है ना ऐसे जीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स इनकोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स होती हैं और ये टोटल 23 क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हैप्लॉइड जीनोम में, ठीक है। अब हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग क्यों करते हैं, ताकि जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, क्या चीज़ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसका हमें पता चल जाए। अब इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में जान के क्या ही मिलेगा। दरअसल हमें इसके बारे में जान के जो है ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पता चलेगा कि अगर बेस की एल्ट्रेशन हो जाती है, एक बेस की जगह दूसरी बेस आ जाती है, इसमें कोई भी म्यूटेशन हो जाती है, तो कौन सी इम्यून डिजीज़ राइज हो रही है हमें कैसे पता चलेगा। हम एम्पलीफाई करेंगे, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आप एक स्पेशल टर्म बढ़ेंगे जो कि मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हमने कैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो बनाया 2003 में कंप्लीट किया, उसको किस तरह से अचीव हुआ, ये जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है इसकी कंप्लीशन कैसे हुई। हमें ना इसमें सबसे पहले क्या किया कि जो ह्यूज डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना उसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो एज वी आल नो डीएनए जो है ना, ह्यूमन डीएनए बहुत बिलियन बेस पेयर्स पर मुश्तमिल होता है, उसको स्टडी करना एक मुश्किल काम है। तो उसको स्टडी करने के लिए 3 चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं कि हमने सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस की डिस्कवरी की। क्या किया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस की डिस्कवरी की। ये एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को ना, मतलब एक लॉन्ग जो ह्यूज डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसको शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं। ह्यूज शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब हमें डिफाइंड डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। पहले एक बड़ा सा डीएनए मॉलिक्यूल था, उससे छोटे 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 जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें मिल गए। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें मिले हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, तो हम उनको, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये डीएनए ऑफ इंटरेस्ट चाहिए थे, तो उसमें हम प्रोब लगा देंगे। डिटेल में आपको अभी पूरे चैप्टर में बताऊंगी, सिर्फ बेस ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो नो प्रॉब्लम, अभी आप चैप्टर्स की वीडियोज़ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये प्रोब की वजह से हमें पता चल गया कि कौन सा जो मतलब हमें डीएनए चाहिए था। फिर हमने उसकी आगे एम्पलीफिकेशन करनी है, एम्पलीफिकेशन क्लोनिंग करेंगे, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, क्लोनिंग करते हैं, प्रोब से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इससे हमें पता चलता है डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस नॉर्मल भी पता चल जाते हैं और म्यूटेंट भी पता चल जाते हैं। अगर कोई ख़राबी होगी वो भी पता चल जाएगा। अब इससे जेनेटिक डिजीज़ के हम डायग्नोसिस भी कर लेते हैं, जीन थेरेपी के ज़रिए, मतलब जीन थेरेपी के ज़रिए पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक बिल्कुल अच्छे से टॉपिक, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस को। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस दरअसल एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हम करते हैं ना डीएनए एनालिसिस के अंदर, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस की मदद से करते हैं। अब जीनोमिक डीएनए के मॉलिक्यूलर एनालिसिस में जितनी भी रुकावटें थीं, ठीक है ना, उनको हल करने के लिए सबसे पहले एक बैक्टीरियल एंजाइम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसका सहारा लेते हैं, ठीक है। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ये डिफाइंड फ्रेगमेंट्स के अंदर क्लेव कर देता है। यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है ना हमारे पास, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ना, उसको ये डिफाइंड फ्रेगमेंट्स यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा वो मैं बताती हूँ आपको। दरअसल ये एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जिसको ये रिकग्नाइज करता है। हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए डिफरेंट होता है। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ना वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकग्नाइज करेगा। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिसाल के तौर पे एक बड़ा सा ये डीएनए है, ये स्पेसिफिक वो रीजन है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए डिफरेंट होगा, वो क्लीव कर देगा, यहाँ से क्लीव करके, और ये हमें हिस्सा मिल जाएगा, डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाएगा एक, ठीक है। मिसाल के तौर पे ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना वो 4 बेस पेयर्स के सीक्वेंस को रिकग्नाइज करता है। तो जब भी वो 4 बेस पेयर्स बाद ना वो डीएनए को तोड़ता रहेगा तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हमें मिलते रहेंगे, यानी छोटे छोटे मिलेंगे। लेकिन अगर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 6 बेस पेयर्स के सीक्वेंस को रिकग्नाइज करके तोड़ता है, क्लीव करता है, तो हमें बड़े बड़े कंपैरेटिवली उससे बड़े बड़े मिलेंगे, मतलब
उसने 6 को करना है, तो ये तो एक छोटा लॉन्ग फ्रेगमेंट मिलेगा, इसी तरीके से और 6 को करेगा तो लॉन्ग फ्रेगमेंट मिलेगा, तो लॉन्ग मिलेगा, तो ये थोड़े से बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स हमें यहाँ पे ऑब्टेन होंगे। तो शॉर्ट स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए जिसके अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करता है, जो हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए डिफरेंट होते हैं, और इसकी मदद से मिलने वाले जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं। डीएनए के फ्रेगमेंट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस के बाद मिलते हैं उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आपको पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। अब जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, उस सीक्वेंसेस को हम स्पेशल नाम देते हैं, उनका नाम होता है पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स वो सीक्वेंसेस होते हैं जिसको 2 स्ट्रैंड्स के ऊपर आइडेंटिकल होते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्ट्रैंड है 5 से 3rd डायरेक्शन में और अगला स्ट्रैंड है 3rd से 5 डायरेक्शन में। तो सीक्वेंसेस यहाँ पर मिसाल के तौर पर GAATTC है और यहाँ पर हमारे पास है CT, मतलब इसके कम्प्लीमेंट्री ये सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को हम ऐसे स्टडी करें और ऐसे स्टडी करें, ये दोनों आइडेंटिकल है। देख सकते हैं इसको 5 से 3 डायरेक्शन में करें, यहाँ पर भी 5 से 3 डायरेक्शन में करें, तो ये बिल्कुल सेम सीक्वेंस है। GAATTC यहाँ पे, GAATTC यहाँ पे। तो इस सीक्वेंस को जो कि हम जब इसको 180 डिग्री पर रोटेट करके स्टडी कर रहे होते हैं तो ये सीक्वेंस सेम रहता है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 2 स्ट्रैंड्स पे आइडेंटिकल होता है, जिसको जब हम 5 से 3 डायरेक्शन में दोनों को रीड करते हैं तो इस ऐसे सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, उसको हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेम कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम ना फर्स्ट जो मतलब नाम रखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, हाउ इट इज़ नेम कैसे रखते हैं। पहले सबसे पहले जो नाम होता है ना जीनस ऑफ द बैक्टीरियम का रखता है। मतलब द फर्स्ट लेटर जो नेम का होता है ना वो उस बैक्टीरियम से हासिल, जहाँ जिस बैक्टीरियम से वो हमें मिला होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसका होता है। नेक्स्ट 2 लेटर्स जो होते हैं वो स्पीशी का नेम होता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल है, ठीक है। अभी मैंने बताया बैक्टीरियम से जो आइसोलेट होता है उसका नाम सबसे पहले होता है, ठीक है। तो ये जो है ना HAE है हीमोफिलस इजिप्टस, इससे ऑब्टेन हुआ है, तो ये बैक्टीरिया का। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ना वो हमारे पास स्पीशी का नाम होता है, या फिर एडिशनल लेटर जो होता है वो ये होता है कि किस ऑर्डर में इसको जो है ना वो डिस्कवर किया गया है। 3 से मुराद ये थे कि 3rd रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस है जो आइसोलेट बैक्टीरियम हीमोफिलस इजिप्टस से किया गया है। तो पहले हमने फर्स्ट लेटर जो जिस बैक्टीरियम से आइसोलेट हुआ वो रखा, और बाद में हमने जिस ऑर्डर में मतलब जिस ऑर्डर के बाद वो मिला है तो उसको वो नंबर दे दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स क्या होते हैं। स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स क्या होते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ना वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्लीव करके ऐसे क्लीव करते हैं कि एक साइड पे हमें मिलता है 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक साइड पे मिलता है 5 फॉस्फेट ग्रुप। ये तो जाहिर सी बात है कि जब डीएनए होता है उसका एक 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 5 फॉस्फेट होता है। जब भी क्लीवेज होती है तो ये हमें ऐसे ऑब्टेन होते हैं फ्रेगमेंट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दी हुई है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टैग आई, ये ऐसे कट्स लगाता है डीएनए के अंदर कि जो उसके नतीजे में मिलने वाले फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको हम स्टिकी या कोहेसिव एंड्स का नाम देते हैं। और इसी तरीके से जो हीमोफिलस 3 जो कट्स लगाता है डीएनए के, उसके नतीजे में जो हमें फ्रैगमेंट्स मिलते हैं उनको उनके पास ब्लंट एंड्स होते हैं। स्टिकी कोहेसिव एंड्स वो एंड्स होती हैं जिनके डीएनए फ्रैगमेंट्स आपस में बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जो है ना ये एक फ्रैगमेंट था, एग्जांपल दे रही हूँ, ये फ्रैगमेंट था TCGA और ये उल्टा AGCT, ये फ्रैगमेंट था। और मैंने इसको जो यहाँ पे टैग आई ने अपना काम किया, टैग आई ने काम किया मतलब दिस इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसके नतीजे में हमें मिला फ्रैगमेंट इस तरह से, और दूसरा हमें मिला CGAT। अब आप देख सकते हैं कि ये जो G और C है ये कितना ज़्यादा C और G के लिए बॉन्डिंग की कैपेसिटी रखते हैं। वो कहते हैं कि ये हम इनसे बॉन्ड बना लें, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वो चाहते हैं कि मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, कि तो सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, तो दिस इज स्टिकी एंड कोहेसिव एंड्स, मतलब वो आपस में स्टिक होना चाहते हैं, वो चिपकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इनसे बॉन्डिंग बना लें और स्टेबल हो जाए। इसके कंपैरेटिवली नीचे वाले एग्जांपल देखें, GGCC ग्वानिन साइटोसिन। अब यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है। मिसाल के तौर पे ये पूरा सीक्वेंस था, स्ट्रैंड था, यहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद ये अलग मिल गया, ये अलग मिल गया। इनकी कोई कैपेसिटी है एक दूसरे से मिलने की? कोई भी नहीं। इस ग्वानिन ने साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इस ग्वानिन ने भी साइटोसिन के साथ, इसने साइटोसिन ने ग्वानिन के साथ, तो ये आपस में जुड़ना नहीं चाहते, ठीक है। ब्लंट एंड्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में नहीं बनाते, ठीक है। और ये एंटायरली डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ये तो सिंगल स्टैंडर्ड थे, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। दिस इज द ब्लंट एंड्स, मतलब ये चाहते हैं ये मतलब स्टेबल है, अपनी दुनिया में खुश हैं, ये नहीं चाहते दूसरे से बॉन्ड बनाना। दिस द ब्लंट एंड्स। अलबत्ता डीएनए लाइगेज की मदद से स्टिकी एंड्स को भी आपस में कोवेलेंटली ज्वाइन किया जा सकता है। मतलब ये जो स्टिकी एंड्स है ना, ऊपर वाले जो हमने टैग आई बनाता है, उससे हम डीएनए लाइगेज की मदद से इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन साइट्स बताई हुई हैं। डीएनए सीक्वेंस जो देखिए रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है। डीएनए सीक्वेंस है, जल्दी से मोटी मोटी बात बता रही हूँ। ये हमारे पास है डीएनए स्ट्रैंड, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो था ना
जिसको जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस सीक्वेंस को रिकग्नाइज करता है उस सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। उस साइट को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। यहाँ पे मतलब रिस्ट्रिक्शन होनी है, यहाँ पे क्लीवेज होनी है, तो उसके नतीजे में जो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे उसको हम कहेंगे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे उनको रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स कहेंगे। तो दिस ऑल अबाउट द ओवरव्यू। अब हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को पढ़ लिया। अब सेकंड स्टेप जो हम करते हैं ना, मतलब हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल गए, जो हमें चाहिए था डीएनए उसके फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोनिंग। मतलब जो हमें फ्रेगमेंट्स मिले हैं उनको अब हमने एम्पलीफाई करके उनको स्टडी करना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।